हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 22 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है दोस्तों, हु डिसाइड्स नॉमिनेशन टू यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज असेंबलीज। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी विवाद चल रहा है जम्मू कश्मीर में। क्या है ना, जैसे यूनियन मिनिस्ट्री जो है, होम मिनिस्ट्री, उसने मतलब कहा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपने से मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वहाँ पे है, जैसे जो मतलब उधर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी इजाज़त के बिना, मतलब जरूरी नहीं है, मतलब उससे कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, वो 5 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकते हैं। पर जैसे नॉर्मल जैसे स्टेट्स में क्या होता है कि अगर मतलब गवर्नर को कोई मेंबर नॉमिनेट करना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन चाहिए होता था, ठीक है, या फिर उनके द्वारा कंसल्ट किया जाता था, ठीक है। पर यूटीज के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यही एक विवाद चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये विवाद इसलिए भी है क्योंकि पहले ये एक स्टेट था, है ना। स्टेट जब था तो तब क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब लिया जाता था, मतलब प्रेफरेंस, मतलब कंसल्ट किया जाता था। पर जब ये यूटी बन गया तो अब होता नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए थोड़ा सा विवाद हो रहा है कि स्टेट्स और यूटीज में ये मतलब फर्क क्यों किया जा रहा है ना। तो वही न्यूज़ में क्या है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड, मतलब इन्होंने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, वो 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, बिना किसी कंसल्टेशन के। किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक। मतलब सीएम से भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, सीएम वही है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही, ठीक है। अब नॉमिनेटेड सीट्स में उन्होंने बस ये कंपलसरी कर दिया है कि उसमें 2 जो होनी चाहिए वो वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। उसमें 2 जो होनी चाहिए वो कश्मीरी माइग्रेंट्स होना चाहिए, ठीक है। और एक जो होगा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस्ड पर्सन होगा वो होगा, ठीक है। ये उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं, हमारे संविधान में क्या क्या दिया है, कैसे दिया है, ठीक है। तो ये नॉमिनेशन वाली बात है दोस्तों। तो अगर देखेंगे पार्लियामेंट में, अगर देखेंगे तो राज्यसभा जो है वहाँ पे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी, ठीक है। पर वो नॉमिनेट तभी करेंगे जब वो एडवाइस लेंगे किससे? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है। बिना इनके एडवाइस के नहीं कर सकते हैं वो नॉमिनेट, ठीक। उसके बाद बचा लोकसभा। लोकसभा में नॉमिनेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एंग्लो इंडियन का होता था, तो वो तो ये 2020 में खत्म कर दिया गया, तो मतलब लोकसभा का तो नहीं है, ठीक है। और उसी तरह स्टेट असेंबलीज में भी है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, मतलब विधानसभा जिसे बोलते हैं, विधानसभा और लोकसभा में जो है मतलब जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता था जैसे गवर्नर और मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो अब हटा दिया गया है, 2020 में ये खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों का तो खत्म हो गया। अब बचा क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहां पे भी लगभग 1/6 ऑफ द मेंबर्स जो होते थे वो नॉमिनेट किए जाते थे गवर्नर द्वारा, ठीक है। पर किसके एडवाइस पे? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हम लोग को क्या पता चला, अगर पार्लियामेंट में देखेंगे तो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, ठीक। और लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में पहले एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता था, पर मतलब 2020 में ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। अब बचा लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहाँ पे लगभग मतलब 1/6 जो मेंबर होते हैं उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मतलब आपका हो जाएगा विधान परिषद, है ना, उसको नॉमिनेट गवर्नर करते हैं, पर बिना स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के बिना नहीं कर सकते, ठीक। अब ये हो गया स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है। अब अगर जैसे मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली का बात हो गया, ठीक है। अगर यूटीज आ गया, मतलब हम लोगों ने पार्लियामेंट की बात कर लिया, उस पर स्टेट्स का भी कर लिया, ठीक है। पर अब यूटीज के बारे में आ रहे थे, यूटीज एंड देयर असेंबलीज। अगर आप देखेंगे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में जो एक एक्ट है वो एक्ट है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, ठीक है, ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। अब इसमें जो एनसीटी है दोस्तों, ये है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये एक्ट है 1991 का, जिसके तहत क्या होता है कि 17 जो हो 70 जो है इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और उसके अलावा कोई भी नॉमिनेटेड एमएलए नहीं होगा, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी में क्या है दोस्तों, 30 इलेक्टेड होंगे और बाकी जो 3 होंगे वो नॉमिनेट होंगे, मतलब नॉमिनेटेड एमएलए होंगे, पर किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आज जम्मू कश्मीर में 90 सीट्स हैं इलेक्टेड सीट्स, ठीक है। पर इसमें जो अभी हाल फिलहाल में कहा गया 5 मेंबर को लेजिस्लेटिव मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। पर इसमें दिक्कत क्या है ना दोस्तों, यूटीज में ना, ये जो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जहाँ पे भी मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं, वहाँ पे इंक्लूड नहीं करते उनकी मतलब आप समझ लीजिए एडवाइस नहीं ली जाती है। वो डायरेक्ट ही मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो डायरेक्ट ही मतलब नॉमिनेट कर लेते हैं बिना उनकी प्रेफरेंस के, ठीक है। तो यही इशू थोड़ा सा यूटीज और इसमें चल रहा है। और जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट इसीलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, उस समय ये सब चीज़ें फॉलो होती थी। अगर मतलब ये कोई भी मेंबर नॉमिनेट किया जाता था मतलब विधानसभा में, तो मतलब स्टेट्स में क्या होता है कि आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा, एडवाइस लेना पड़ेगा। पर अब वो यूटी बन गया है तो इसीलिए उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मतलब वही बोल रहा है कि यूटीज और स्टेट्स में इतना फर्क क्यों किया जा रहा है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है ईजीआव। अब ईजीआव क्या है तो दोस्तों एक बार आप इस फोटो को देखिए तो आपको समझ आएगा। ये देखिए दोस्तों,
ये जो इजियाओ है ये गधे के स्किन से बनता है, मतलब जो डोंकी होते हैं उसके स्किन को बॉईल करके मतलब जो प्रोडक्ट निकलता है जेलेटिनियस मतलब एक पदार्थ जो होता है उसी से मतलब वही मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए होता है। ठीक है, इजियाओ इजियाओ का यूज़ होता है जैसे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया है ना, मोस्टली तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होता है मतलब ये चाइना के। और बात क्या है कि अभी इसका मतलब न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसका जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब डिमांड बढ़ गया तो चाइना ने अपने यहाँ पे तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ख़त्म ही कर दिया, लगभग लगभग बहुत कम है उधर। उसके बाद वो अफ्रीका में टूटा था। ठीक है, कि अफ्रीका के गधों को मतलब कर रहा था, पाकिस्तान के गधों को बुला रहा था मतलब अपने मतलब यहाँ पे इजियाओ को मतलब बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब मतलब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ने क्या किया वहाँ पे सभी ने जो अफ्रीकन यूनियन है उन्होंने डिक्लेयर किया क्या दर इज सलाम डिक्लेरेशन इसके 2022 का। ये क्या है, इसके तहत क्या होगा ना 15 साल का कॉन्टिनेंट वाइड मतलब जो पूरा मतलब अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है ना, पूरे अफ्रीका में से कहीं भी मतलब डोंकी का जो स्किन है वो मतलब कमर्शियल ट्रेड के लिए मतलब बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब इनकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए। अभी जिया वही मैंने बोला दोस्तों, जो डोंकी मतलब जो गधे का जो स्किन होता है उसी को बॉईल करके जो बनाया जाता है रेजिन मतलब जेलेटिशियस पदार्थ जो होता है वही होता है आपका इजियाओ। ठीक है, और मतलब ये बोलते हैं कि काफ़ी मतलब जैसे एंटी एजिंग होता है, मतलब उम्र मतलब बढ़ने नहीं देता है ना स्किन के लिए ये सब। और कुछ मतलब जो मतलब इसमें क्या बोलते हैं मतलब कुछ उस तरह की दवाइयाँ जो होती है ना स्टेमिना बढ़ाने के लिए वो उसके लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, अब जब डोंकीज़ की बात कर रहे हैं तो हम लोग भी अपने इंडिया में जो मेन डोंकीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो मेन ब्रीड्स हैं। जैसा अभी आप पहले देख रहे हो ये कच्छी है, ये कच्छी ब्रीड है दोस्तों मतलब डोंकी की। ये गुजरात के कच्छ एरिया में मिलता है इसलिए कच्छी मतलब डोंकी कहा जाता है गधा से। उसके बाद ये है हलारी। हलारी बीच में फेमस मतलब काफ़ी न्यूज़ में भी था क्योंकि इंडेंजर्ड स्टेटस हो गया इसका। और इसका दूध क्या है कि काफ़ी फेमस है, मतलब काफ़ी महंगा भी है और फेमस है क्योंकि इसके दूध की जो क्वालिटी है ना एकदम जो मतलब ह्यूमन मदर होती है ना उसके दूध से मैच करती है। मतलब बहुत आसान होता है, अगर कोई भी पीता है बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, और ये हलारी भी गुजरात का ही है दोस्तों, ये सौराष्ट्र रीजन में मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हलारी जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब आप इंडिया के ही मतलब उधर में पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सिंधी। सिंधी ये वाला है दोस्तों, है ना, ये राजस्थान के बरमार जैसलमेर के एरिया में मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्पीति। ये स्पीति है। ठीक है, ये मतलब स्पीति वैली जो हिमाचल प्रदेश है ना वहीं की लोकल ब्रीड है ये। ठीक है, उसके बाद एक आता है दोस्तों हमारा इंडियन वाइल्ड है, ये भी इंडेंजर्ड स्टेट है। और एक बात जान लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के गुजरात रीजन में ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। एक बार आप इस फोटो को देखिए आपको समझ आएगा, ये है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। बहुत ही खतरनाक होता है। इवन जो भी मतलब क्रोकोडाइल्स की जो 23 सबसे बड़ी मतलब स्पीसीज है ना उनमें भी सबसे बड़ा यही है, मतलब ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, अब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इसका अभी न्यूज़ में क्यों है दोस्तों कि इसकी जो मतलब पॉपुलेशन है ना सुंदरवन जो बायोस्फीयर रिजर्व में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। मतलब कहा जा सकता है कि हाँ ठीक ठाक मतलब इंक्रीज हुआ है इसकी पॉपुलेशन में। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में जान लेते हैं। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस पोरोसस। ठीक है, ये वही मैं बता रहा था जो 23 लिविंग क्रोकोडाइल स्पीसीज है उनमें से सबसे बड़ी स्पीसीज यही है सॉल्ट वाटर वाली। ठीक है, इसको दोस्तों स्ट्यूरिन क्रोकोडाइल भी कहा जाता है दोस्तों। स्ट्यूरिन मतलब क्या है कि मतलब स्ट्यूरिन में मिलता है। स्ट्यूरिन वो जगह होती है जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए समुद्र का पानी और उसके बाद आपका जो ओशन का पानी मिक्स होता है, मतलब खारा और मतलब जो फ्रेश वाटर होता है ना वो मिक्स होता है, वैसे एरिया में ज़्यादा रहता है। और ये क्या है दोस्तों ना जरूरी नहीं सिर्फ वहीं पे, ये मतलब सी में का जो मतलब सैल जो सॉल्ट वाटर होता है उसको भी टॉलरेट कर सकता है, मतलब ओशन में भी मतलब काफ़ी दूरी तक ये तैर सकता है रह सकता है। ठीक है, उसके बाद ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, इंडिया में पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सुंदरवन हो गया वेस्ट बंगाल में, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है जो, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, और ये जान लीजिए जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ये जो नेटिव है मतलब जहाँ जो इंडिया में मिलती हैं क्रोकोडाइल्स की स्पीसीज 3 मिलती हैं, उनमें से एक है। और बाकी जो 2 हैं, एक मगर है जिसके आईयूसीएन स्टेटस जो है वल्नरेबल है, और एक है घड़ियाल जिसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये वाला जो देखेंगे ना दोस्तों, ये वाला जो क्रोकोडाइल आप देख रहे हो यही है आपका, ठीक है, घड़ियाल, और ये है आपका मगर, है ना, ये देख रहे हैं ये भी खतरनाक है। तो ये इंडिया में हम लोग देख लिए 3 जगह पे मिलता है। ठीक है, और उसके बाद ये मतलब सिर्फ जरूरी नहीं कि इंडिया में ही मिलते हैं दोस्तों, बाकी जगह भी मिल जाते हैं जैसे बांग्लादेश, मलेशिया, मतलब आप साउथ एशिया वाला ही पार्ट देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है ना, और ऑस्ट्रेलिया के पास में मिलता है। ठीक है, और मतलब जैसे इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनोई हो गया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनिया हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, सोलोमन आइलैंड्स, वही मैं आपको जो बता रहा हूँ ना साउथ ईस्ट एशिया और ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया या फिर पपुआ न्यू गिनिया वाला यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है, इसका आईयूसीएन स्टेटस देखेंगे लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 दिया गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
1972 में शेड्यूल 1, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दोनों दिया गया है और साइड्स में मतलब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 17 को होता है खतरा, मतलब 17 मतलब खतरा, और 17 को होता है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। ध्यान रखना, 17 को खतरा और 17 को ही है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मतलब उड़ीसा में, जहाँ पे मतलब ये तीनों की तीनों स्पीसीज जो नेटिव है इंडिया की दोस्तों, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, आपका ये सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया, मगर हो गया, और उसके अलावा घड़ियाल, ये तीनों की तीनों एक ही जगह मिलती हैं। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो है केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का। ठीक है, और उसके बाद कुछ मतलब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखे थे, उसमें से मतलब कुछ पॉइंट निकाल दिए मैंने। तो घड़ियाल तो आपने देख लिया, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और शेड्यूल 1 में तो दिया गया है। ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ, मैं जो आपको बताता ये शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये भी इंडेंजर्ड ही है। ठीक है, और ये मतलब रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है, गुजरात। ठीक है, वाइल्ड बफेलो जो है ये शेड्यूल 1 में है, इसका मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और ये असम, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसका सेक्शन 11 जो है ये बताता है कंडीशनल हंटिंग को। अब कंडीशनल हंटिंग ये होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई जानवर घाव हो गया या फिर मतलब उसको मारना उसके लिए फ़ायदा है, या फिर मतलब आदमियों का शिकार करने लग गया है, या आप पे हमला कर दिया, या कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें आपको मारना उसको मतलब आपकी ज़रूरत पड़ गई, मतलब आप मतलब उसके लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है, तो उस कंडीशन में मतलब कुछ कंडीशन में मतलब आप इसको मार सकते हो। ठीक है, जानवर को। और इसमें बोलते हैं कि अगर आपने किसी जानवर को अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मारा है, तो आप मतलब ने कोई क्राइम नहीं किया। ठीक है, उसके बाद एक लेदर बैक टर्टल था, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के पॉइंट्स लिखा है मैंने दोस्तों। ठीक है, इसका स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है, आईयूसीएन में ग्लोबली अगर देखेंगे, पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये इंडेंजर्ड है लेदर बैक। ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडेंजर्ड में है, और ओवरऑल देखेंगे ग्लोबली तो वल्नरेबल। ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग टर्टल है। टर्टल और टोर्टोइस में मैंने आपको फर्क बताया था। टर्टल जो है समुद्र मतलब एक कोई मतलब पानी में रहने वाला, मतलब समुद्र में रहने वाला वो जीव है, और उसके बाद टोर्टोइस जो है जमीन पे रहता है। ठीक है, और टर्टल के पैर जो होते हैं मतलब जैसे मतलब वो होते हैं ना पैडल टाइप के होते हैं, और इसके जो होते हैं पैर चलने वाले टाइप होते हैं, पैडल मारते हैं ना, वो पानी में फायदा करता है उसको। ठीक है, और भी बहुत डिफरेंस है कि मतलब जैसे कि समुद्र वाला जो मतलब कछुआ होता है ना टर्टल, वो अपना सर पूरा अंदर नहीं ला पाता है, पर जिसके जमीन वाला जो टोर्टोइस होता है कछुआ, वो अपने सर को पूरा अंदर अपने शेल के अंदर डाल लेता है। ठीक है, यही सब कुछ डिफरेंस है। उसके बाद स्वैम्प डियर है दोस्तों, इसका स्टेटस भी मतलब इंडेंजर्ड है। ये कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क में पाया जाता है, और कुछ मतलब असम के पार्ट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है दोस्तों चंबल रिवर सेंचुरी। ये क्या है, क्यों फेमस है दोस्तों? अगर आप घड़ियाल को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखना चाहते हैं तो आपके लिए चंबल रिवर सेंचुरी बहुत अच्छी जगह है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है पुलिकत लेक। पुलिकत लेक किस लिए फेमस है दोस्तों? यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी आते हैं, जैसे फ्लेमिंगो हो गया ना, ये आते हैं। ठीक है, एक लगून है। ठीक है, अब लगून क्या होता है? लगून मतलब जैसे कि मतलब आप समझ लीजिए कोई एक एरिया है, मतलब कोई एक बड़ी बॉडी है वाटर की। ठीक है, इसी में बीच में अगर मान लो रेत आ जाए या फिर मान लो कोरल रीफ आ जाए और बीच में गैप आ जाए और ये छोटा सा पार्ट अलग हो जाए, तो ये जो छोटा सा पार्ट मतलब शैलो डेप्थ वाला, ये बड़े वाले वाटर बॉडी से जो सेपरेट होता है, इसी छोटे से पार्ट को शैलो डेप्थ वाले को मतलब आप लगून कहेंगे। मतलब लगून क्या है? एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर है सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, जैसे ओशन हो गया। ठीक है, बाय बैरियर में किसी मतलब बैरियर, जैसे मान लो सैंड बार आ गए बीच में, मतलब रेत की टीले टाइप के लग गए, या फिर कोरल रीफ लग गए। ठीक है, कोरल रीफ वाला क्या होता है ना दोस्तों, मतलब वॉल्केनिंग वाले ही होते हैं। जब वॉल्केनिंग वाले नीचे रह जाते हैं, ऊपर पानी उनके भर जाता है ना, तब वो वाले के आसपास जो कोरल रीफ होते हैं तो वो उनको कहा जाता है। ठीक है, इसके टाइप्स भी दो हैं, एक कोस्टल जो कोस्टल वाला होता है, ठीक है, और एक एटॉल। एटॉल मतलब वही जो कोरल रीफ से बनता है। ठीक है, साइड साइड में बाउंड्री करके और बीच में बहुत साफ पानी दिखता है उसमें। ठीक है, और उसके बाद आता है डीप और बील। ये क्या है दोस्तों? एक रामसर साइट है जो आसाम में मिलता है। ये सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसको पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप, है ना। उसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर है आपका एमोइबा कॉसिंग पैम डिटेक्टेड इन वेल वाटर इन कोचिकोड केरला। ये कुछ नहीं दोस्तों, हम लोगों ने पहले भी कई बार बात किया है, ये एक ब्रेन ईटिंग अमेबिया कहा जाता है इसको। ठीक है, जो मतलब इस बीमारी को फैलाता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इसका केस मतलब एक मतलब कुएं के पानी में मिला है कोचिकोड में। ठीक है, जो कि केरला में है। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, ये जो है मतलब ये वाला जो एमोइबा है, ये आपके पानी पीने से नहीं जाएगा आपके शरीर में। ठीक है, ये आपके नाक के थ्रू ही जाता है। नाक के थ्रू इसलिए जाता है क्योंकि नाक में होता है आपका ओलोफैक्टरी। ठीक है, ओलोफैक्टरी की क्या होता है? नर्व्स। ओलोफैक्टरी नर्व्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं ब्रेन से, इसीलिए ये क्या करता है ना, नाक के थ्रू जाता है, अब ओलोफैक्टरी नर्व से कनेक्ट होकर सीधा ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन के जितने टिश्यू हैं उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको ब्रेन ईटिंग मतलब एमोइबा कहा जाता है। ठीक है, और इसका पैम का फुल फॉर्म है दोस्तों प्राइमरी एमोइबिक
गो एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस वही दोस्तों इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन जो बोलते हैं ना, सूजन टाइप का, उसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें डेथ रेट या फर्टिलिटी रेट अगर आप देखें तो 95% से भी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब वही समझ लीजिए प्रिवेंशन, मतलब आप मतलब जितना हो सके सावधान रहें, वही सबसे बड़ा प्रश्न मतलब वेपन है इससे बचने के लिए। ठीक है, अब ब्रेन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ये है जो अमोबा जिसको जो इसको फैलाता है उसका नाम है नीलगिरी। ये ध्यान रखना दोस्तों, नीलगिरिया फॉलेरी, यही है वो अमोबा जो मतलब इस बीमारी को फैलाता है। मतलब जो इसको इसी को दोस्तों ब्रेन ईटिंग अमोबा भी कहते हैं। यही है जिसको जो ये प्राइमरी अमोबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस को फैलाता है। ठीक है, अब ये करता क्या है दोस्तों, ये मतलब जैसे थोड़ा हल्का गर्म पानी नहीं होता फ्रेश वाटर, उसमें रहता है, जैसे पोन्स हो गया या रिवर्स हो गया। और कब कैसे जाता है ये दोस्तों, नाक के, वही मैंने आपको ना नाक के द्वारा जाता है। अगर मान लीजिए स्विमिंग कर रहे हैं आप, या फिर आप मतलब डाइविंग कर रहे हैं। ठीक है, पर ड्रिंकिंग तो ये ध्यान रखना, ड्रिंकिंग से कभी भी मतलब ये आपका जो ब्रेन ईटिंग अमोबा है कभी भी एंटर नहीं करेगा। माइक्रोस्कोपी के बहुत छोटा रहता है, पता कहाँ चलता है। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे मतलब ओलोफैक्टरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन में घुसता है और ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज कर देता है। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या है दोस्तों ना, 1 से 9 दिन में पता चलता है, पर आदमी अभी भी क्लियर नहीं होता डॉक्टर की हुआ क्या है। ठीक है, अर्ली साइंस वही हो गया, मतलब भारीपन लगता है, स्टफी नाक हो गया, मतलब गला भारी भारी लगेगा, सोरनेस हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, फीवर हो गया, और उसके बाद जैसे गला जो होगा काफ़ी टाइट हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, हेलुसिनेशन मतलब जो ऐसा लगेगा मतलब कोई भी चीज़ देखो जैसे लगेगा आपने देख चुके हैं, है ना, कर चुके हैं, समथिंग समथिंग इमेजिनेशन होता है, यहाँ पे कुछ खड़ा है, समथिंग इस तरह का। ठीक है, और उसके बाद सीजर्स, मतलब ये थोड़ा सा मेंटल में जो मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाली चीज़ें होती हैं, मतलब ये समझिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है दिमाग में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, सीधा कोमा, और कोमा के बाद कुछ दिन में डेथ हो जाती है। किसके कारण, यही ब्रेन ईटिंग अमोबा के कारण। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, गारंटीड ट्रीटमेंट कोई नहीं है, प्रिवेंशन ही करो, और उसके बाद कुछ मतलब जो होता है सपोर्टिव केयर दिया जाता है बस। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर आपका दोस्तों मिस यूनिवर्स। ठीक है, मिस यूनिवर्स ये इंडिया वाला है दोस्तों, है ना, मिस यूनिवर्स इंडिया। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में कौन बनी है, ये देखिए यही है, इनका नाम है आपका मनिका विश्वकर्मा। इन्होंने मिस यूनिवर्स आपका इंडिया 2025 जीता। ठीक है, अब ये जब जीत गई तो कहाँ जाएंगी, अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगे मिस यूनिवर्स में। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मनिका विश्वकर्मा जी जो हैं ये जयपुर की हैं, राजस्थान से, और ये ही जो है अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मिस यूनिवर्स 2025 में। ठीक है, और ये सेकंड एडिशन है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का, ध्यान रखना, बहुत दिन से नहीं चलता आ रहा है दोस्तों, सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन कौन जीता था, रिया सिंघा ने जीता था। अब मिस यूनिवर्स जिसमें मतलब ये पार्टिसिपेट करनी जाएंगी 2024 में 73rd एडिशन था, जिसकी विनर थी विक्टोरिया कचेर थेलविज डेनमार्क की। ठीक है, और इस बार 2025 का जो है वो 74th एडिशन है, 21 नवंबर को होगा। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, नोनथाबुरी थाईलैंड में। ठीक, और इंडिया में जो पहले से 3 मतलब मिस यूनिवर्स हैं, ध्यान रखना दोस्तों, सुष्मिता सेन 1994 में पहली बार बनी थी। ठीक है, इंडिया की पहली मतलब मिस यूनिवर्स। ठीक है, उसमें लारा दत्ता फिर 2000 में बनी, फिर हरनाथ संधू बनी है 2021 में। आप देखिए भगवान करे मनिका विश्वकर्मा जी चौथी बन जाए। ठीक है, और अब आप मुझे कमेंट में बताइए, तो अगर ये लोग मिस यूनिवर्स है तो ऐश्वर्या राय क्या है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों, आपका ये है रिन्यूएबल एनर्जी डे इन इंडिया। ये दोस्तों इसको हिंदी में मतलब एक और मतलब इसको अक्षय ऊर्जा डे भी कहा जाता है। ठीक है, ये 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। 20 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, जो मतलब हमारे मतलब पुराने मतलब सबसे यंग जो पीएम थे इंडिया के, राजीव गांधी जी का देहांत हुआ था ना, तो उन्हीं का जो मतलब जयंती है, जब उनका बर्थडे होता है, उन्हीं को की जयंती में मनाया जाता है। जैसे 20 अगस्त 1944 को इनका मतलब जन्मदिन होता है, तो इसी दिन को 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को, मतलब वही प्रमोट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को, और 2004 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद 8th न्यूज़ है और 8th करंट अफेयर दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आर्टिकल नंबर 120। आर्टिकल नंबर 120 क्या कहता है, ये बताता है कि इंडियन पार्लियामेंट में जो भी मतलब लैंग्वेज में काम होगा, मतलब उन लैंग्वेज के बारे में बताता है आर्टिकल 20, जिसका यूज़ मतलब इंडियन पार्लियामेंट में यूज़ किया जाएगा, का मतलब हर काम के लिए। ठीक है, तो वो इंग्लिश और हिंदी को ही कहा गया है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी ही 2 लैंग्वेज है जिनको इंडियन पार्लियामेंट में एज ए लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा। ठीक है, पर इसमें जान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी इंसान आप मतलब इंग्लिश और हिंदी बोलने में असमर्थ है, तो जो उस मतलब चाहे राज्यसभा हो या फिर मतलब आपका लोकसभा हो, पार्लियामेंट में ही मैं बता रहा हूँ, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो उस मेंबर को अलाउ कर सकते हैं कि अपनी लोकल लैंग्वेज जो उनकी मदर टंग है उसमें भी मतलब वो मतलब प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, हाउस में जो भी मतलब उनका काम होगा या एड्रेस करने के लिए वो मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि इंग्लिश और हिंदी, पर यह है कि इसका परमिशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही देंगे। ठीक है, और वैसे तो मतलब जो 2 लैंग्वेज मेंशन है आर्टिकल 2120 पार्लियामेंट्री मतलब जो काम होगा इंडियन पार्लियामेंट में, जो भी डिस्कशन होंगे सब उसके लिए है
है आपका वो इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। और एक और चीज़ है दोस्तों, जैसे कि पार्लियामेंट में सिर्फ इंग्लिश हिंदी वाले ही नहीं बैठते हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज वाले बैठते हैं, है ना। तो उन सबको इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब जैसे किसी ने भाषण दिया, ठीक है, अब वो सबको तो पसंद नहीं है, मतलब पसंद, सॉरी दोस्तों, समझ नहीं आएगा, तो समझ नहीं आएगा तो क्या होगा कि फिर फायदा क्या होगा उसको बोलने का, तो उसके लिए क्या इंटरप्रेट किया जाता है, उसको मतलब अलग लैंग्वेज में बोल के दिखाया जाता है, वो बोला जाता है, ताकि उन बाकी जो लोग हैं वहाँ पे उनको भी समझ आए। मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इंटरप्रिटेशन जो होता है, मतलब एक 18 लैंग्वेजेस में है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं उसमें, ठीक है, हर कोई जो तो अलग लैंग्वेज वाला है वो भी समझ सके, ठीक है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, किसके लिए, जो इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है उसके इंटरप्रेट कराने के लिए 18 थी, अब 21 हो जाएंगी, ठीक है, 3 और जोड़ी। और ये जो 21 की 21 भाषा, ये सारी की सारी 8 शेड्यूल वाली ही भाषाएं, तो कोई अलग से मतलब नहीं लाया गया, ठीक है। और कौन सी है, कश्मीरी है, कोंकणी है और संथली, ठीक है। और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में जो इंटरप्रिटेशन के लिए मतलब लैंग्वेज यूज होती हैं वो 8 शेड्यूल की ही लैंग्वेज है, ठीक है। 22 लैंग्वेज होते हैं 8 शेड्यूल में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर। ये किस लिए है, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक मतलब रिफाइनरी एक ब्रांच है, जो पानीपत वाली रिफाइनरी है दोस्तों ना, इसको एक सर्टिफिकेशन मिला। क्या सर्टिफिकेशन मिल गया, और ये जान लीजिए इंडिया की ये पहली कंपनी है जिसको ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिल गया। कौन सा, इंटरनेशनल कॉर्सिया सर्टिफिकेशन। ये किस लिए मिलता है दोस्तों, जो कुकिंग ऑयल है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया या किचन में जो ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग ना, उसका यूज़ करके मतलब एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाना, ठीक है। अब एविएशन फ्यूल वही मतलब जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सबको बनाने उड़ाने में यूज़ होता है ना, वही है, ठीक है। अब ये चीज़ है, इसके लिए सर्टिफिकेशन मिल गया है। अब IOCL जो है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑनरशिप है, ठीक है। पर इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है दोस्तों, वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट इसका 1959 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और इसका इनके चेयरमैन है अरविंदर सिंह सचने। अब हम लोग ने सर्टिफिकेशन तो देख लिया, इसमें एक वर्ड आता है दोस्तों, ISSC कॉर्सिया सर्टिफिकेट। ये किसके द्वारा दिया था, यही है वो सर्टिफिकेट जो ICAO देता है। ICAO क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी दुनिया भर में एविएशन से रिलेटेड रेगुलेशन कर निकालता है, बनाता है और करवाता भी है, मतलब फॉलो भी करवाता है, ठीक है। और इसी सर्टिफिकेट के अंडर में कंट्री को मतलब ये सर्टिफिकेट उन्हीं कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा जो कि मतलब यूज़ करेंगे SAF को, मतलब आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज़ करेंगे कार्बन इमिशन को कम करने के लिए, ठीक है। अब कॉर्सिया क्या है दोस्तों, कार्बन ऑफ सेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल स्कीम। बस इतना जान लीजिए, एक प्रोग्राम है जो कि मतलब ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था, जिसके तहत मतलब सर्टिफिकेशन दिया जाए, कौन सा, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन दिया जाएगा उन कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि मतलब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज़ करेंगी और यूज़ करके कार्बन इमिशन को कम करने में योगदान देंगी, ठीक है। अब SAF तो आप जान गए, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है। ये दोस्तों एक ऑप्शनल फ्यूल है, मतलब एक तरह ब्लेंड किया जाएगा, जो नॉर्मल फ्यूल होता है ना उसी में ब्लेंड किया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ब्लेंड करने से क्या होगा, कार्बन इमिशन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अब विमानों के लिए है, मतलब जो भी एयर है ना, एयरक्राफ्ट, इन सब के लिए, ठीक है। नॉर्मल प्लेन फ्यूल में ही मतलब इसको यूज़ किया जाएगा, मतलब ऐसे ब्लेंड करके, इसको मतलब बायोजेट फ्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। और ICAO जो हम लोगों ने पढ़ा है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1947 में हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर। ये है आपका वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025। ये हर 2 साल में होता है, 20 से 24 अगस्त में अभी हो ही रहा है दोस्तों 2025 में। ये कहाँ पे हुआ दोस्तों, हो रहा है अभी तो विनीपिग, कनाडा में एक जगह है विनीपिग, ठीक है। और उसके बाद 2023 का जो इससे पहले वाला हुआ था, 2023 में हुआ था, ये लिमेरिक में हुआ था, आयरलैंड में, जिसमें इंडिया की रैंक 2nd थी, साउथ कोरिया जो थी फर्स्ट थी, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है, वह ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड आर्चरी ऑर्गेनाइजेशन ही कराता है, जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी। बस ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर जो कि है लुआसने, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिर 11th न्यूज़ और 11th करंट अफेयर आ जाता है आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस माई मिल मेडिकॉन, ठीक है, 2025। ये एक्चुअली क्यों किया गया दोस्तों ना, अभी हाल फिलहाल में जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है उसके 100 साल पूरे हुए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा रखा गया है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है दोस्तों इंडियन आर्मी के द्वारा, और मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। और इसमें यह भी बात किया जाएगा, जो भी सोल्जर्स या फिर जो भी पर्सनल होते हैं जो आर्मी में काम करते हैं और उस दौरान जो भी मेंटल ट्रॉमा या फिजिकल से ट्रॉमा से मतलब गुजरते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन होगा इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब MNS जो है, जिसके मतलब 100वें साल पूरे होने के बाद खुशी में मतलब इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस कॉन्फ्रेंस को मनाया जा रहा है, उसके सेलिब्रेट करने के लिए 100वें साल को। तो ये MNS है आपका दोस्तों मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जो कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज का पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर में क्या होता है, वुमेन्स को कमीशन किया जाता है किस सेक्टर में, मतलब किस फील्ड में, नर्सिंग एंड मेडिसिन में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद 12th न्यूज़ और 12th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, यूपी जो है, ठीक है, यूपी उसका जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया है। मतलब आपका ये योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल फिलहाल में उसका इनॉग्रेशन भी किया है। कहाँ पे बना है, ये गोरखपुर में बना हुआ है। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो टोरेंट गैस एंड टोरेंट पावर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है।
इसके बाद 13 न्यूज़ और 13 करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है श्रम सिंह स्कीम। इसमें कुछ नहीं, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसमें क्या है, जैसे कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर जो बाहर काम करते हैं, मान लीजिए उनका काम छूट गया और घर आए हुए हैं, ठीक है, उनको काम नहीं है, तो 1 साल तक उनको मतलब 5,000 रुपये पर महीना, मतलब एक फाइनेंशियल मतलब वित्तीय सहायता दी जाएगी जब तक उनको नौकरी ना मिल जाए, ठीक है, बाहर में कोई, ठीक है। और जब नौकरी मिल जाएगी तो उस समय ये स्कीम खत्म हो जाएगी, ठीक, बस यही इसमें कहा गया है, ठीक है। और इसके वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता है। गवर्नर कौन है, सीवी आनंद बोस हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे सीएम कौन है, ममता बनर्जी है। यहाँ पे यूनिकैमरल है दोस्तों, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है, 294। राज्यसभा सीट है 16 और लोकसभा सीट है आपकी 42। अब थोड़ा सा इसको मैप में देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप वेस्ट बंगाल को देखेंगे तो ये रहा वेस्ट बंगाल, है ना। अब इधर में आपका इंटरनेशनल बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बांग्लादेश को टच कर रहा है, इधर भूटान को भी टच कर रहा है और इधर नेपाल को भी टच कर रहा है, ठीक है। और स्टेट वाइज देखेंगे तो यहाँ पे बिहार टच कर रहा है, एक बिहार हो गया, दूसरा झारखंड हो गया, तीसरा उड़ीसा हो गया, उसके बाद चौथा आपका यहाँ पे असम को भी पकड़ टच कर रहा है ना, और ये सिक्किम हो गया, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 और 5, 5 मतलब आपका हो गया स्टेट जिसको टच करता है वेस्ट बंगाल, और 2 3 हो गए इंटरनेशनल बाउंड्री जिसको टच करता है मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये नेपाल यहाँ टच हो रहा है, इधर भूटान भी टच हो रहा है और इधर बांग्लादेश टच हो रहा है, ठीक। उसके बाद आता है 14 न्यूज़ और 14 करंट अफेयर। ये आज का लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों। इसमें क्या है कि जो असम राइफल है, एक पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होती हैं दोस्तों, एक मतलब अर्ध सैनिक होती है, मतलब जो इंडियन मिलिट्री होती है, जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, जो सैनिक ऑपरेशन होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक अर्ध सैनिक बल है, ठीक है। उसमें ये क्या करते हैं दोस्तों, मतलब जैसे होमलैंड सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटीज़ के लिए, मतलब और लॉ के इन्फोर्समेंट के लिए काम करते हैं, मतलब अर्ध सैनिक बल है, मतलब सपोर्टिव है एक तरह से, ठीक है। और असम राइफल की स्थापना 1835 में हुआ था, पैरामिलिट्री फोर्स है। मतलब सिर्फ असम राइफल नहीं, जैसे CISF हो गया, ठीक है। और उसके बाद मतलब आपका ये ITBP हो गया, ये सारी मतलब यही है, मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। ये मतलब जो म्यांमार और चाइना के साथ इंडिया के बॉर्डर लगते हैं ना, उसकी सिक्योरिटी करते हैं कौन, असम राइफल्स वाले, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में, मेघालय का है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, ठीक है। और पैरामिलिट्री फोर्स 1835 में स्थापना हुई थी। और अब मेन न्यूज़ इसका क्या है दोस्तों, ये तो हम लोग ने बात ही नहीं किया। मेन न्यूज़ क्या है दोस्तों, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, IIIT मणिपुर, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत क्या होगा, जो भी आर्मी मतलब जो ऑफिसर्स हैं ना, मतलब असम राइफल्स में, ठीक है, जो भी सैनिक, उनको क्या है कि मतलब ड्रोन ट्रेनिंग दिया जाएगा, एडवांस ट्रेनिंग। और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दोस्तों, एक मतलब कोर्स भी लॉन्च करेगा, एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशर कोर्स, जिससे कि मतलब कि वो लोग उसको मेंटेन करना और उसको उड़ाना, सारी चीज़ें जो होती है एक ड्रोन के लिए जरूरी होती है, वो सारी चीज़ें उसमें दी होंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल, हाँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।